हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। कल हम इस टोटली हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का क्लास 10th का, इसे हम टोटली 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट्स में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, किस तरीके से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, हमें किस तरीके से उनको समझना है, उस तरीके से हम क्या करेंगे 2 पार्ट्स में इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं फर्स्ट चैप्टर में वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं और केमिकल इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक। और आज उसके बाद हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन जो होती हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ा था हमने कल कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। और बैलेंसिंग करना सीखा था हमने कि किसी भी इक्वेशन को जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग द इक्वेशन सीखा था हमने, ठीक हो गया। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टाइप जो होगा नेक्स्ट है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पढ़ लिया था कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो इसे थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे आज हम, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स में इसका मतलब क्या होता है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे आपने देखा हो कभी कभार जो इक्वेशन होती है हमारे पास, जैसे ये है Fe है प्लस H2O है प्लस गिव्स Fe3O4 प्लस H2 लिखा, ठीक है। आपने देखा हो कभी कभार इनके पीछे जैसे Fe के साथ S लिखा रहता है, H2O के साथ G लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे ही Fe3 जो O4 है उसके साथ क्या लिखा रहता है, S लिखा रहता है, H2 के साथ क्या लिखा है, G लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सिंपली जो S लिखा होता है इसका मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। S को किससे डिफाइन करते हैं, सॉलिड से डिफाइन करते हैं, ठीक। उसके बाद जो ये G लिखा होता है, G मीन्स होता है गैस, ठीक है। जी किससे डिफाइन होता है, गैस से, जी को डिफाइन करते हैं गैस से, ठीक है। उसके बाद एस सॉलिड हो गया, जी हमारा गैस हो गया। एक चीज़ आपने और देखी होगी, एक जगह लिखा होता है कहीं पर AQ, क्या लिखा होता है AQ, ठीक है। AQ मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए जो AQ होता है, AQ मीन्स होता है एक्वस, AQ मीन्स क्या होता है एक्वस, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली आपको पता होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन मतलब जिसमें द अगर हम इसको सिंपली समझें तो जो वाटर का सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स जिस सपोज के लिए हमारा कोई रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट होता है यदि हम उसको वाटर के सॉल्यूशन के रूप में लिखें, ठीक है। अगर हम उसको किस में लिखें, एज ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर, देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, द वर्ड, ये देखना ये लाइन लिखिए, द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो किस रूप में प्रेजेंट होता है, एज ए सॉल्यूशन इन वाटर के रूप में प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर के सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या लिखते हैं, उसके आगे से एक्वस लिखते हैं। जैसे C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें क्या है, जब हमने CO2 को किसके साथ रिएक्ट करवाया, H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला, C6H12O6 मिला, मतलब ये क्या है, एज ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर है। तो इसलिए इसके पीछे हमने क्या लिखा है, एक्वस लिखा हुआ है, तो उसके पीछे AQ लिखा जाता है, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। जो SQ होता है, SQ मीन्स क्या हुआ आपका, S मीन्स सॉलिड हो गया, G मीन्स हो गया गैस, और AQ मीन्स हो गया आपका एक्वस, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। जो सिंबल्स हैं वो उनका मीनिंग पता चल गया आपको क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। क्लियर है ना। उसके बाद चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आगे है हमारा, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर लेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ लेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप सिंपली क्या होते हैं, सबसे पहले इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3-4 टाइप से हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप है इसका वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन का जो सबसे पहला टाइप है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मींस ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था C+O2 गिव्स CO2 है सपोज के लिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन। इसमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो ये राइट साइड में हमारा जो सब्सटेंस है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कहता है कि यदि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला दिया जाए, यदि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मीन्स जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है हमारा C+O2। यहाँ क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है हमारे, रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए और उनको मिलाकर एक हमारा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। मीन्स जो रिएक्टेंट में हमारे जो सब्सटेंस होंगे वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं और प्रोडक्ट जो है हमारा केवल क्या आना चाहिए, ओनली सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मींस अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाए उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को लिख लेंगे तो डेफिनेशन क्या होगी, अ रिएक्शन, क्या लिखेंगे इसमें, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product is called combination reaction क्लियर हो गई बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके हम एक रिएक्शन लिख लेंगे। इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे दो। ठीक है, तो पहला जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका बर्निंग ऑफ कोल। क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आपको अपने नोट्स बनाते हुए भी चलने हैं। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल में हम क्या लिखेंगे, बर्निंग ऑफ कोल कैसे होता है, बर्निंग ऑफ कोल मतलब कार्बन को क्या करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। कार्बन को क्या करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हमें जो गैस मिलती है वो कौन सी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो जो ये C+O2 है, ये देखो दो रिएक्टेंट है हमारे। दो रिएक्टेंट को अगर हम दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हो गया इसका बर्निंग ऑफ कोल हो गया। ठीक है, तो एक और लिख लेते हैं। ठीक, दूसरा लिख लेते हैं हम नंबर टू लिख लेंगे, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस मीन्स H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, O2 भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन गैस होता है H2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है हमारा H2 होता है, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है हमारा O2 होता है। H2 और O2 को रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपका H2O बनेगा।
क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो बैलेंस किस तरीके से होगा, ध्यान दो, यहाँ H के 2 हैं, यहाँ H के 2 हैं, बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है, तो क्या करेंगे, यहाँ आगे से क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 कंप्लीट हो गए, पर यहाँ ऑक्सीजन के यहाँ भी 2 कंप्लीट हो गए, परंतु यहाँ जो हाइड्रोजन है ये कितने हैं, 2 ही हैं, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, हमारे 4 हो गए, तो यहाँ भी क्या करेंगे, आगे से 2 लगा देंगे। इस तरीके से जो हमारी रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो इस तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लिया हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है, ये आपको क्लियर हो गया ना। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी आती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता था, परंतु यहाँ क्या होगा, इसका पूरा रिवर्स हो जाएगा। इसका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मींस जो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, आगे समझ में सिंपल है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका प्रॉपर्ली रिवर्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, परंतु जो यहाँ पर हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच, क्या लिखेंगे, अ रिएक्शन इन विच, अ रिएक्शन इन विच a single reactant in which a single reactant breaks down to form two or more products। ठीक है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, नंबर 1 है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। किस तरीके का है, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है ये समझना आपको। ठीक है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम समझेंगे। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, जो ये रिएक्शन होती है ना हमारी, ये किस फॉर्म में यूज़ होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो थर्मल रिएक्शन है, थर्मल से ही आप समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहे हैं हम, हीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ये रिएक्शन है इसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ होती है, हमारी हीट के फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है, इस रिएक्शन में जो हमारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूज़ होती है, हीट के फॉर्म में यूज़ होती है। तो तब जाके हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मीन्स दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो ये रिएक्शन है वो क्या करती है, एनर्जी को किस फॉर्म में यूज़ करती है, हीट के फॉर्म में यूज़ करती है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद इसकी एक रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे दीज रिएक्शंस, क्या लिखेंगे, दीज रिएक्शंस, क्या हो गया राइटिंग को, इसको प्रॉपरली मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में यूज होती है एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट
heat for these reaction use energy in the form of heat for decomposition of the reactant, for decomposition of the reactant। ठीक है, सिंपल है। जो ये रिएक्शन है वो किस फॉर्म में यूज हो रही है हमारी, दीज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मीन्स इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी होता है उसको किस फॉर्म में यूज किया जाता है, हीट के फॉर्म में यूज किया जाता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी को हीट के फॉर्म में यूज करना ही थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद इसकी रिएक्शन लिख लेंगे एक हम, ठीक है, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक, रिएक्शन क्या हो जाएगी, CaCO3। ठीक है, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके ऊपर हीट का साइन लगा देंगे या हीट लिख लेंगे। ठीक है, गिव्स CaO, जब इसको ब्रेक करेंगे तो CaO में टूटेगा, प्लस CO2। तो जो CaO है, जो CaCO3 होता है वो क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या भी कहते हैं, देखो मैं लिख लेता हूं यहां पर। ठीक है, इसको हम क्या भी कहते हैं, CaCO3 कहते हैं हम एक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक नाम इसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दूसरा हम इसको क्या भी कहते हैं, लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, लाइम स्टोन भी कहते हैं। तीसरा नाम क्या होता है, हम चौक भी कहते हैं। ठीक है, क्या भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या भी कहते हैं, लाइम स्टोन भी कहते हैं और चौक भी कहते हैं। ठीक है, और जो CaO होता है हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम क्या भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, और CO2 आपको पता ही है हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा सबका। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक रिएक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसकी उसका दूसरा पार्ट लिखेंगे। इसकी जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है हमारा, दूसरा पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जैसे उस रिएक्शन में जो हमारे डिकम्पोजिशन होता है रिएक्टेंट का, वो किस फॉर्म में हो रहा था, जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूज़ हो रही थी, हमारे हीट के फॉर्म में यूज़ हो रही थी। पर जो ये हमारी रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें क्या होता है, कोई भी जो हमारे रिएक्टेंट है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है और उसको डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, मीन्स दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का सहारा यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, किसका सहारा लिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का सहारा लिया जाता है, और इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे प्रॉपर्ली। समझ गए ना क्या कहा मैंने, मतलब जो ये हमारा हमारा रिएक्टेंट होता है, उस रिएक्टेंट को क्या करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। क्लियर है बात यहाँ पर। डिकम्पोज किसी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसकी डेफिनेशन को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दीज रिएक्शंस involve the use of electrical energy for the decomposition of reactant molecules, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन लिख लेंगे प्रॉपर्ली नीचे से। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2O गिव्स, ऊपर से लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके ऊपर से लिख देना इलेक्ट्रिक करंट लिख देना। ठीक है, प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो यहाँ हो जाएगा हमारा H2O गिव्स क्या होता है, H2 + O2।
ठीक है। जब H2 को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलता है H2 प्लस O2, ठीक है। तो जो H2 है वाटर हो गया हमारा, H2 हमारा हाइड्रोजन गैस हो गई और O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम इसका आगे करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है, आप सभी को पता है। थर्ड पार्ट कौन सा होता है हमारा, फोटोलाइसिस। कौन सा है, फोटोलाइसिस, ठीक है। तो फोटोलाइसिस क्या होती है, मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट होता है उसमें जो यूज़ होता है, किसका यूज़ होता है, लाइट एनर्जी का यूज़ होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ डिकम्पोजिशन। जैसे लास्ट के दो जो हमने पार्ट पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, पहले पार्ट में क्या हो रहा था, एनर्जी को हीट के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा था रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए। दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ किया जा रहा था रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए। और थर्ड पार्ट में क्या किया जाएगा, मीन्स हीट एनर्जी मीन्स या लाइट एनर्जी, जो हमारे सन से हमें जो लाइट मिलती है, जो लाइट एनर्जी है उसका यूज़ किया जाता है रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी रिएक्शन को, फोटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो लिखेंगे दीज रिएक्शंस, क्या लिखेंगे, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ light energy for the purpose of decomposition, for the purpose of decomposition, ठीक है। किसके कंपोजिशन के लिए, किसके पर्पस के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। सिंपल है। उसका एक एग्जांपल लिख लेंगे हम, ठीक, एक एग्जांपल लिख लेंगे सिंपली। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे AgCl गिब्स, तो गिब्स के ऊपर से क्या लिख लेना, सनलाइट, गिब्स के ऊपर से लिख लेना है सनलाइट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा Ag प्लस Cl2, ठीक है, Ag प्लस Cl2। अब इसको बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस करने पे देखो यहाँ Ag सिंगल है, यहाँ भी Ag सिंगल है, यहाँ Cl के दो एटम है, यहाँ Cl अकेला है, तो आगे से क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ 2AgCl हो गया, परंतु यहाँ जो Ag है वो भी 2 हो गया, तो यहाँ भी आगे से क्या लगा देंगे, Ag के आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। ये हमारा क्या आ गया, AgCl का नाम क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ध्यान देना AgCl का नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। किस कलर का होता है ये, वाइट कलर का। किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। और जो ये Ag होता है, Ag का नाम सिल्वर होता है, ये होता है ग्रेइश वाइट, ग्रेइश वाइट, ठीक है, ठीक हो गया। और Cl2 जो होता है क्लोरीन, क्लोरीन किस कलर का होता है, येलोविश ग्रीन, येलोविश ग्रीन कलर का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना इसमें, ठीक है, समझ गए। AgCl किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, और जो Ag है वो ग्रेइश वाइट कलर का होता है, और जो Cl2 होता है वो येलोविश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो इसके जो 3 पार्ट है वो हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है, समझ गए। 3 पार्ट हमने क्या कर लिए, इसके कंप्लीट कर लिए। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा किया था हमने, इसका सबसे पहला पार्ट किया था हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया था। हमने समझा थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, उसके बाद हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट समझा था, उसके बाद हमने इसका फोटोलाइसिस पार्ट समझा, ठीक है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका जो हमारी केमिकल रिएक्शन का थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थर्ड लिखेंगे, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपली क्या होता है, इसमें जो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, या अपने सब्सटेंस से क्या करता है, रिप्लेस कर, मीन्स सपोज आपके पास जैसे क्या है Fe प्लस H2SO4, Fe प्लस CuSO4, ठीक है, सॉरी इसको लिख देंगे हम Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4
प्लस सी यू, सिंपल से ये समझो आप, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास, इसमें क्या है, जो एफ क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, कॉपर से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या करता है, जब रिएक्ट करता है CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने पर क्या करता है, Cu को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है और उसकी प्लेस पे अपना प्लेस ले लेता है, ठीक है। मीन्स एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन को लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे, सिंपल, तो सिंपली इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, लिखो, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट when a more reactive element displaces less reactive element from its compound, ठीक है। तो क्या करता है, कोई एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है अपने कंपाउंड से, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद एग्जांपल लिख लेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, जैसे लिखें Zn प्लस CuSO4 गिव्स क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हमारी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट जो है, वो आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे फोर्थ पार्ट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सिंपली आपको एक लाइन में समझाऊंगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो जो डिफरेंट आयंस होते हैं या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट के जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ आयंस होते हैं या डिफरेंट आयन ग्रुप ऑफ एटम्स या डिफरेंट जो आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे के साथ। मीन्स सपोज के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, मतलब सिंपली समझो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। मीन्स जो आयन, जैसे ये +1 का है, Na+1 है, Cl-1 है, तो 1 वाले आयंस जो हैं वो 1 वाले आयंस के साथ एक्सचेंज करेंगे, और जो 2 वाले आयंस हैं वो क्या करेंगे, 2 वाले आयंस के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। सिंपल आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस, द रिएक्शंस in which two different ions in the reactant molecules are displaced by each other, एक दूसरे से क्या करते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो जाते हैं इजीली। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे इसमें, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, द रिएक्शंस क्या हो जाएगी, the reaction in which two different ions of the reactant, ions in the reactant, आयंस की जगह पे आप ग्रुप ऑफ एटम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस इन द एटम्स in the reactant molecule, sorry, in the reactant molecules are displaced by each other, is called double displacement reaction, is called double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
कैसी रिएक्शन कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो डिफरेंट आयंस और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके आयंस के बीच क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के बीच एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या भी कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या भी कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी एक एग्जांपल लिख लेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स क्या हो जाएगा, Na गिव्स हो जाएगा आपका BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, जो Na2SO4 की रिएक्ट किसके साथ कराया, बेरियम क्लोराइड के साथ कराया, तो अब क्या मिल गया, बेरियम सल्फेट मिल गया प्लस सोडियम क्लोराइड मिल गया। ठीक है, तो जो Na2SO4 है इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। मींस जैसे Na का जो आयन है वो क्या +1 है, ऐसे ही Ba का आयन क्या है -1 है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ऐसे ही SO4 और Cl2 आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज होने के बाद जो है नया प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरीके की हम रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब जिसमें दो आयंस का आपस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो जो Na2SO4 है उसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट कहते हैं। BaCl2 को बेरियम क्लोराइड कहते हैं, बेरियम। ठीक है, बेरियम क्लोराइड कहते हैं, याद रखना ये बात। BaSO4 होता है आपका बेरियम सल्फेट, इसको हम वाइट प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT लिख देते हैं, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और NaCl जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड पता ही है आपको, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ये चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए, आगे ना समझ में? ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारी 4 टाइप्स के रिएक्शन हो गए, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे कहाँ पर, उसके बाद ये हमारा हो गया है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या आएगा हमारा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन क्या होता है, मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। मीन्स द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, in which oxygen is added and in which oxygen is added and hydrogen is removed from a substance is called oxidation reaction, is called oxidation reaction। ठीक है, सिंपल सी बात है। मीन्स जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होना है और हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसकी एक हम रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन लिख लेंगे, किस तरीके से होता है देखो, ध्यान देना। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे देखो Cu+O2 गिव्स क्या हो गया, CuO। मीन्स कॉपर में ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन है उसमें क्या हुआ, हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
हुआ नहीं हुआ, हमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और ऐसे ही अगर हम दूसरी रिएक्शन लें, H2S प्लस O2 गिव्स S प्लस H2O, S प्लस H2O तो इसमें क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, ठीक है। यह H2S था एक साथ, तो उसकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, एक मिला हमें सल्फर और दूसरा क्या मिला हमें, वाटर मिल गया, H2O अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, इसका उल्टा, इसमें क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ किसका होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। द प्रोसेस, लिख लेंगे प्रॉपरली डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच hydrogen is added and oxygen is removed from a substance is called reduction reaction। क्लियर है बात यहाँ तक। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। कैसी रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक एग्जांपल लिख लेंगे इसका, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया KClO3 मीन्स पोटेशियम क्लोरेट गिव्स, क्या दिया, KCl प्लस O2, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, और हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस सब्सटेंस में देखो सिंपली हमारे पास क्या है, KClO3 है, गिव्स KCl प्लस O2 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। मतलब यहाँ KClO3 था तो यहाँ से क्या ऑक्सीजन को रिमूव करके ये अलग हो गया, ठीक है। तो KCl अलग हो गया और आपका ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। और ऐसी दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, देखना, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास Na प्लस H2 gives NaH, Na प्लस H2 gives NaH। क्लियर है बात यहाँ तक। तो हमने क्या कहा था, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। देखो इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। Na की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, हाइड्रोजन के साथ करवाई, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्राइड मिल गया। क्या मिल गया हमें, सोडियम हाइड्राइड मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने दो इसके एग्जाम्पल दोनों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो देखेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस करते हैं एक साथ, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मीन्स दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक पार्ट साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये पेपर के पर्पज़ के लिए क्या भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called
आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लिख लेंगे सिंपल सा। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लेंगे, CuO आपके बुक में दिया हुआ भी है। ठीक है, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पर देखना, जो CuO है, CuO से क्या हो रहा है, CuO से Cu में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा है हमारा, यहाँ से देखो H2 है, जो क्या है, H2 है, H2 का क्या हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है, H का एडिशन हो रहा है। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन हो गया हमारा। जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी, हाइड्रोजन का हमारा रिमूवल हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, ये दो चीज़ आपने समझनी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक के लिए। हमारे अगला टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सा है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, सिंपल आपको समझना है, ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। ठीक है, इवॉल्व होना मतलब गैस का निकलना। ठीक है, इन विच हीट इज रिलीज, या कहें इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, सिंपल से दिखाता हूँ, द रिएक्शंस इन विच heat is released, in which heat is released along with the along with the formation of products, formation of products are called exothermic reaction, are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस टाइम पे जो एनर्जी हमारी, जो हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ गैस। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ गैस, सिंपली हम एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, CH4 प्लस O2 गिव्स क्या होगा, CO2 प्लस H2O प्लस वाटर, H2 प्लस वाटर। अगर इसको बैलेंस करें सिंपली यहाँ 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन के आगे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बैलेंस करके चेक कर लेना। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म होने के साथ साथ जो हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी हमारी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, सिंपल सा इसको डिफरेंस है। ठीक है, तो लिखेंगे द रिएक्शंस इन विच heat is in which heat is absorbed, या ऐसे लिखो, in which the reaction in which heat is absorbed during a reaction heat is absorbed during a reaction is called endothermic reaction, is called endothermic reactions।
ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जब कोई हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस टाइम पे जो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कैसी रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं प्रॉपर्ली, उसके बाद फिर हमारे 2 टॉपिक बचते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्या, मरकरी ऑक्साइड HgO प्लस हीट गिव्स Hg प्लस O2, Hg प्लस O2। ठीक है, इस तरीके से उसको क्या कर लेना, बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या रहेगा, हमारा कोरोजन। अगला टॉपिक क्या रहेगा, कोरोजन। ठीक है, तो सिंपली कोरोजन को समझना है। कोरोजन आपने शायद 9th में पढ़ा होगा। कोरोजन मीन्स क्या होता है, जंग लगना। कोरोजन मीन्स क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। मीन्स कोई भी मेटल हो उस पर जो जंग लगना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में कहें जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, एयर के कॉन्टैक्ट में, वाटर के कॉन्टैक्ट में, केमिकल के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसके बाद जो उसकी लेयर में चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, द फिनोमिनन इन विच, द फिनोमिनन ड्यू टू विच metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere is called corrosion। ठीक है, ऐसी फिनोमिनन जिसमें क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, जो हमारे मेटल्स में सिंपली समझो जो लोहा होता है। ठीक है, अब लोहे को खुला छोड़ दें, उसमें बारिश पड़ती है, हवा लगती है, या अगर कोई केमिकल प्रेजेंट हो जाता है तो उसका क्या होता है, उसमें लेयर जम जाती है ब्राउन कलर की, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लिखेंगे दिस प्रोसेस इज कॉमनली known as रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या भी कहते हैं इसे, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। ठीक, जैसे सिंपल क्या होता है, जो आयरन होता है, ठीक है, जब आयरन में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लगता है, तो सिंपली किस कलर की कोटिंग हो जाती है, ब्राउन कलर की होती ही नहीं होती है। मीन से ब्राउन कलर की जो लेयर है वो जम जाती है किसके ऊपर, लोहे के ऊपर। ठीक है, अगर हम सपोज बात करें किसकी, सिल्वर की बात करें, किसकी बात करें, सिल्वर की। अगर हम कहें सिल्वर के ऊपर भी जंग लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, सिल्वर की जो लेयर होती है किस कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। कैसी कलर हो जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन आता है कि अगर सिल्वर में जंग लगता है तो सिल्वर का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, आयरन का कैसा होता है, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के ऊपर किस कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग। किस कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। क्लियर है बात यहाँ तक, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए अब यहाँ पर, आयरन में ब्राउन कलर की, सिल्वर में ब्लैक कलर की और कॉपर में ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। उसके कुछ इफेक्ट्स हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें इफेक्ट्स मतलब होता है, कोरोजन मतलब जंग कहाँ कहाँ लगता है, जैसे कार बॉडीज में जंग लगेगा, ब्रिजेस में, आयरन रेलिंग्स में, शिप्स में, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रेंसिडिटी। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा लास्ट, रेंसिडिटी रहेगा। ठीक है, रेंसिडिटी। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ जो कोरोजन है मैंने बताया आपको, सिंपली है मतलब उसके यूजेस कहाँ कहाँ उसमें जंग लगता है, किस किस चीज़ में जंग लगता है वो आपने लिख देना है। ठीक है, अब रेंसिडिटी क्या होता है, मीन्स स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। मीन्स स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। सपोज के लिए समझो आपने कोई सब्जी है, आपकी रात को सब्जी खाना खाया, सब्जी बच गई। ठीक है, आपने क्या करा, सिंपली उसे सुबह ऐसे ही रख दिया बिना फ्रिज में रखे हुए, तो वो क्या होगा, सिंपली जो आपका खाना है वो तेल छोड़ना शुरू कर देगा। मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया है, जिससे क्या होता है, आपका सब्जी बेकार हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज़ द प्रोसेस
it is the process of slow oxidation of oil and fat. Slow oxidation of oil and fat present in the food material. Present in the food material. Present in the food material, resulting in the change of smell. Resulting in the change of smell and taste in them. टेस्ट इन देम, ठीक है, टेस्ट इन देम। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो जो रेंसिडिटी होता है, मैंने कहा खाना कैसे खराब होता है, अगर हम सब्जी है उसको फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखें गर्मी के दिनों में, तो सिंपली क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाता है मतलब वो जो खाना है उसमें से क्या होता है, तेल अलग होना शुरू हो जाता है। तो हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मेथड्स क्या हैं प्रिवेंट करने के, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के मेथड्स क्या हैं, प्रिवेंट्स, ठीक है। तो जो रेंसिडिटी है वो हमारी प्रिवेंट्स कैसे होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, खाने को कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। कहाँ रखेंगे खाने को, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दें तो हमारा खाना खराब नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। और जो पैक्ड, और आपका देखो जो मेथड होता है, दूसरा मेथड क्या, जैसे चिप्स होते हैं, ठीक है। तो चिप्स को क्या रखा जाता है, पैकेट्स में रखा जाता है। और उन पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि वो खराब ना हो, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जैसे हम खाने को, अगर जो हमारा पका हुआ खाना है उसको कहाँ भी नहीं रखना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट के पास में भी नहीं रखना चाहिए, जहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। उससे भी हमारा जो खाना होता है वो क्या होता है, खराब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। हमेशा खाने को एक बंद उसमें रखो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रखो, नाइट्रोजन गैस उसमें फुली पैक्ड होनी चाहिए, ठीक है। और सनलाइट के सामने कभी भी खाने, पके हुए खाने को ना रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने रेंसिडिटी पढ़ ली है, ठीक है, रेंसिडिटी पढ़ ली, कोरोजन पढ़ लिया हमने, ठीक है, कोरोजन पढ़ लिया। कोरोजन से पहले हमने एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पढ़ा, उसके बाद हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, आज हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने दोबारा भी रिवाइज करना है, ठीक है। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्टिंग से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कल क्या करेंगे, कल हम एक्सरसाइज वाले पार्ट्स करेंगे, ठीक है। क्लियर है, थैंक यू।